नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे जो कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट से संबंधित होंगे। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक और इकोनॉमी के क्वेश्चन पहुंचाते हैं जो कि कई प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे MPPSC, UPPSC या UPSC से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें NDA, CDS आदि शामिल हैं। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। और हम इस सीरीज में सभी क्वेश्चन कवर करेंगे जितने भी 2023 तक पूछे गए हैं। पहले जितने भी 10 या 15 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, PCS या UPSC या अन्य SSC वगैरह में पूछे गए हैं, वो सभी GS के क्वेश्चन हम कवर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। स्टेटमेंट ए है, धन विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। इसमें ध्यान रखना है कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो धन विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी है, राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है, ये भी स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है न उसमें संशोधन कर सकती है। थर्ड है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका विनिश्चय करने की एकमात्र और निर्णायक शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अंतिम स्टेटमेंट है हमारा, धन विधेयक पर चर्चा करने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, क्योंकि राज्यसभा धन विधेयक पर चर्चा कर सकती है और अपना मत प्रस्तुत कर सकती है, लेकिन उस मत को मानना या न मानना ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करेगा। वो अपना मत दे सकती है, लेकिन मानना है या नहीं मानना है ये लोकसभा का निर्णय होगा। तो धन विधेयक पर चर्चा राज्यसभा कर सकती है और 14 दिन के भीतर धन विधेयक राज्यसभा को वापस लोकसभा को लौटाना होता है। ये CDS एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वही बात की गई है सॉल्यूशन में। संविधान का अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तापित नहीं किया जाएगा और 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना होगा धन विधेयक। राज्यसभा की सिफारिश को अस्वीकार या स्वीकार करना लोकसभा पर निर्भर है। अंतिम निर्णय कौन लेगा इसमें? ये लेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। ये प्रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के पीठासीन अधिकारी के बारे में क्वेश्चन है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता हो। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी वो महान्यायाधीश के पद पर राष्ट्रपति उसे नियुक्त करेंगे। अगला स्टेटमेंट है हमारा, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संविधान में महान्यायवादी को हटाने का कोई उल्लेख नहीं है। सामान्यतः ऐसा होता है क्योंकि उसकी सिफारिश सिफारिश सरकार की सलाह पर होती है, इसलिए परंपरा है, ये संविधान में नहीं लिखा गया है, परंपरा है कि जब भी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है या सरकार हट जाती है तो महान्यायवादी सामान्यतः त्यागपत्र दे देते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र ये पद धारण करते हैं, तो राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ए, न तो एक ना ही दो, बी, केवल दो, सी, दोनों एक तथा दो, डी, ओनली फर्स्ट। तो इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट, क्योंकि सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। ये भी UPPSC प्री 2023 और NDA एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। वही बात की गई है,
महान्यायवादी के उल्लेख अनुच्छेद 76 में 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। इसीलिए तो ये राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करते हैं। और जब भी माना जाता है कि सरकार त्यागपत्र देगी तो ये भी त्यागपत्र दे देते हैं, या सरकार गिर जाती है तो ये भी त्यागपत्र दे देते हैं, क्योंकि सरकार की सलाह पर इनकी नियुक्ति हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन थी? ए मीरा कुमार, बी उर्मिला सिंह, सी सुषमा स्वराज, डी प्रतिभा पाटिल। इसका आंसर होगा ए मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार थी। 15वीं लोकसभा में मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर चुनी गई थी। लोकसभा की द्वितीय महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। ये यूपीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति। अगला स्टेटमेंट देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा दे देती है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि महान्यायवादी को संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है आर्टिकल 76 जिसमें महान्यायवादी का उल्लेख है, और आर्टिकल 88 में वो कोई भी सभा समिति में भाग ले सकता है लेकिन अपना मत नहीं देगा, अपना वोट नहीं देगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाए, क्योंकि इसमें भारत के सॉलिसिटर जनरल की भी बात की गई है, जबकि सॉलिसिटर जनरल भाग नहीं लेता है। सेकंड में कहा गया है भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। इसमें हमने देखा था कि त्यागपत्र दे देता है जब सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा दे देती है तो महान्यायवादी त्यागपत्र देता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। और इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार, ये लाइन लिखी गई है ना, यही गलत है। भारत के संविधान के अनुसार, यदि इसमें लिखा जाता परंपरा के अनुसार तो ये बिल्कुल सही होता, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका आंसर होगा डी, न तो एक न दो। ये आईएएस प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्यूशन 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक और संसद की किसी समिति में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता, और सॉलिसिटर जनरल भाग ही नहीं ले सकता।